बाबा, आपने जीवन विद्या के अंतर्गत जीवन विद्या के एक स्वरूप को हम लोगों के सामने आपने प्रस्तुत किया, लेकिन आज की दुनिया व्यापार में, रोजगार में, यहां तक कि शिक्षा तंत्र में भी लाभ कमाने की तरफ दौड़ रही है, जिसको आपने लाभोन्माद, लाभ का पागलपन, ऐसा आपने नाम दिया। इससे विश्व में जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, उन समस्याओं का निदान इस लाभोन्माद से, लाभ के पीछे पागल होकर दौड़ने से नहीं मिलेगा, ऐसा आपका कहना है। तो इसके विकल्प के रूप में अगर इस पद्धति को मानव जाति छोड़ देती है, लाभ कमाने के चक्कर को छोड़ने के लिए सोचती है, तो उसका विकल्प क्या होगा? आपके मुंह से हम लोगों ने कई बार एक आवर्तनशील अर्थ चिंतन का स्वरूप हो सकता है, जिसके द्वारा अर्थ संबंधी, व्यापार तंत्र संबंधी सारी समस्याओं का समाधान मानव जाति को विश्व स्तर पर मिलेगा, ऐसा आपके मुंह से हम लोगों ने बार बार सुना। तो उस बात को जरा हम लोगों के सामने स्पष्ट करके समझाइए। आपने मौलिक रूप में आपने जिज्ञासा की है। आपका जिज्ञासा सबका जिज्ञासा है एक प्रकार से। ये सच्चाई है, कोई चीज छोड़ करके कोई चीज पाया जाता है, कोई चीज निष्फल होता है, सफलता के लिए प्रयत्न किया जा सकता है। जो निष्फलता या दिशा विहीनता या लक्ष्य विहीनता, इस प्रकार की स्थिति में जो मानव फंस गया है, कुल मिला के लक्ष्य से भी वंचित हो गई है और दिशा से भी वंचित है। दिशा और लक्ष्य दोनों से वंचित होने के उपरांत जो इन दिशा और लक्ष्य के बीच में तो सारा योजना और कार्यक्रम होता है। हम इनमें कार्यक्रम का भी कहीं भी निश्चयता बन नहीं पाया। कार्यक्रम का निश्चयता तभी बन पाता है लक्ष्य स्थिर हो और दिशा निश्चित हो, तभी कार्यक्रम की निश्चय हो पाता है, जिसमें तात्विक रूप में विवेक सम्मत विज्ञान, विज्ञान सम्मत विवेक, दोनों का तालमेल एक संगीत के रूप में, गति के रूप में, तालमेल के रूप में हमको मिल जाती है। यही मुख्य बात है। अभी जो लाभोन्मादी अर्थव्यवस्था है, इसका यदि कोई लक्ष्य को खोजते जाएंगे, लक्ष्य कोई केवल संग्रह सुविधा, भोग अतिभोगी ही है, जिसका निश्चयन होना ही नहीं है कभी। लाभोन्माद के आधार पर हम कुछ भी संग्रह सुविधा की बात सोचें, यही संग्रह सुविधा की तृप्ति बिंदु है, ऐसा कोई चीज हम पाते नहीं। इस धरती के छाती पर 700 करोड़ आदमी के आसपास निवास कर रहा है, सभी मिलकर के सिर कूट लें, चाहे कितने भी प्रयत्न कर लें, तो संग्रह सुविधा का तृप्ति बिंदु कोई भी एक आदमी या 700 करोड़ आदमी मिलकर के तैयार नहीं कर पाते हैं, तय नहीं कर पाते हैं और प्रमाणित नहीं कर पाते। यही दिशा विहीनता और लक्ष्य विहीनता का गवाही है। यदि लक्ष्य और दिशा दोनों स्थिर होती, निश्चित होती, तो हमारा कार्यक्रम भी निश्चित ही होती। यही हमारा फंसने का आधार है। इसको लाभोन्माद इसीलिए कहा, कभी भी तृप्ति नहीं होना है, किंतु हम सदा सदा के लिए हाय हाय के साथ जुटे ही रहना है, जिसका नाम उन्माद बताया। कि उन्माद हाय हाय की जो स्वरूप को मैंने देखा हूं या आप भी देख पाते हैं, वो यही है, दो एक जिसके पास है उसको दो चाहिए, उसी एक को बढ़ाते जाइए, 100, 1000, 1 करोड़, 10 करोड़, 1 अरब, 10 अरब, अंतविहीन संख्या लगाते जाएं, तो हाय हाय की विस्तार ज्यादा बढ़ता जाता है, कम होता नहीं। तो
हाई हाई की विस्तार बढ़ा करके हम कौन सा लक्ष्य पा जाएंगे, कहां पहुंच करके तृप्ति पाएंगे, ये इसमें प्रश्न चिन्ह ऐसा बनता है। उसके बाद उससे संग्रह सुविधा हम पा भी जाएं, कुछ भी पा जाएं, उसका नियोजन भोग अतिभोग बहुभोग के सीमा में ही हो पाता है और कोई इसका गम्यस्थली है भी नहीं है। तो अतिभोग बहुभोग के बारे में सोचते हैं, आज तक भोग से तृप्ति पाना किसी को हुआ नहीं। इन दोनों स्थितियों में हम, इन दोनों गवाहियों के स्थितियों में हम ये निष्कर्ष पाए हैं, ये उन्माद है और कोई कारण नहीं। हम कोई निश्चय नहीं पाते हैं तो उन्माद नहीं तो क्या चीज है भाई। इस प्रकार की 700 करोड़ आदमी का 700 करोड़ आदमी जब उन्मादित होगा, इससे छुटाने वाला कौन है, कौन छुटाएगा भाई। ये एक बहुत बड़ी भारी संकट के रूप में प्रश्न है। इन प्रश्न को दूर करने के क्रम में ही ये अनुसंधान होगी। क्या अनुसंधान हो गया? कोई अनुसंधान का मतलब नहीं है कि कोई पहाड़ उतर गया, ऐसा कुछ नहीं है। आप हम क्या चाहते हैं? तृप्ति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, निश्चय चाहते हैं, दृढ़ता चाहते हैं, निरंतरता चाहते हैं, यही सब कुल मिलाकर के वस्तु है। उसके पक्ष में अर्थव्यवस्था भी एक अंग है। ऐसी निश्चयता के लिए अर्थव्यवस्था भी एक अंग है। तो उस अर्थव्यवस्था के तहत में जो मैंने जो देखा है, तन मन धन रूपी अर्थ होता है। तन भी होगी, धन भी होगी, मन भी होगी। इन तीनों में से किसी एक को अलग करके अर्थशास्त्र होता नहीं। जबकि अभी तक हम पढ़ाए हुए अर्थशास्त्र यही बताया गया है, धन का विज्ञान। धन क्या पूछा? मुद्रा को बताया। मुद्रा को दो प्रकार से बताया, धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा। अभी जो प्रचलन है पत्र मुद्रा की ही बात है। पत्र मुद्रा जो है ना, किसी छापाखाने में छपते ही है। अब छापने का तकनीकी और लोकव्यापीकरण हो चुकी है। इस ढंग से छापाखाने की काम शुरू हुई। अब इस ढंग से क्या होगा भाई, इसका क्या गवाही है? अभी 1-2 वर्ष पहले रायपुर में एक आदमी को, छापाखाना खोला हुआ आदमी को पकड़ के टीवी में सबको ट्रेनिंग देते रहे। ये कैसा छापा, क्यों छापा और छाप करके सही नोट कब तैयार किया, ये सब तो सिखाते ही रहे। इससे क्या पता लगता है? तो और भी कोई माने ग्राहक होंगे ही, कोई ना कोई सीखता ही होगा। इस प्रकार से हम सोचते, दिखाया क्यों? ये ना हो इसलिए ये सब दिखाया, किंतु उससे उसका परिणाम क्या होता है? परिणाम यह होता है 10 आदमी और हो जाता है। इसी विधि से हमारा जितने भी माध्यमों से जितने भी अपराधों का प्रदर्शन किया, वो सब एक के जगह में 1000 होने के लिए कारण बन गई है। हम सोचते हैं इसको रोकने के लिए मीडिया है, किंतु रोकने की जगह में ये विपुलीकरण होने के क्रम में प्रमाणित हो गई। बात यहाँ आ गई। इस ढंग से क्या हुआ, कुछ भी हम प्रदर्शित करते हैं, लोग उसको ग्रहण करने वाला बैठे ही रहते हैं। इसका मतलब भी हुआ। अब ये जो अर्थशास्त्र जैसी वस्तु जो स्कूल कॉलेज है ना, यूनिवर्सिटी वगैरह में, तो मैंने इसका शोध संस्थानों में जो इसकी कीर्ति गाई जाती है, तो धन का विज्ञान, पत्र मुद्रा और धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा, चाहे हमारे पास कितने भी हो, उससे वांछित वस्तु जब नहीं मिलता है, वो मुद्रा से ना तो प्यास बुझ सकती है, ना पेट भर सकती है। इसीलिए इसको क्या माना जाए? प्रतीक मुद्रा, वस्तु का प्रतीक वस्तु। प्रतीक कभी भी, प्रतीक जो है ना, प्राप्ति होती नहीं है। प्रतीक प्राप्ति नहीं होती है, इसी सिद्धांत से ये मुद्रा स्वयं प्राप्ति नहीं है। प्राप्ति नहीं है, हम उसी को प्राप्ति मान के बैठे हैं। इस स्थिति में क्या किया जाए? इसी का नाम है पागलपन। ठीक है, प्राप्ति है ही नहीं है, प्राप्ति मान के हम डंका बचाए जा रहे हैं, नाचे जा रहे हैं। इसी का नाम है पागलपन। और क्या होता है? ये स्पष्ट हो गई। अब इसका निराकरण के लिए जो कुछ भी मैंने प्रस्तुत की है, तो तनमन धन रूपी अर्थ का मतलब, धन का मतलब, हमारा जो धन का तात्पर्य वस्तु से है। क्या वस्तु है भाई? सामान्य आकांक्षा संबंधी वस्तु, महत्वाकांक्षा संबंधी वस्तु।
ये तो हर व्यक्ति को चाहिए ही। सामान्य आकांक्षा संबंधी वस्तु में द आहार, आवास, अलंकार, उससे संबंधित सभी मने चाहिए ही, उपकरण चाहिए ही। और दूरश्रवण, दूरगमन, दूरदर्शन संबंधी वस्तु और उपकरण चाहिए ही, जिसको हम महत्वाकांक्षा संबंधी वस्तु कह रहा हूं। महत्वाकांक्षा संबंधी वस्तु का व्याख्या और परिभाषा यही है। इस ढंग से हम हमारे आवश्यकता के वस्तुओं का निराकरण, एक स्पष्टीकरण हो जाता है। निराकरण स्पष्टीकरण के साथ हमारा आवश्यकी वस्तुओं का आता है। ये वस्तु ही है जो धन के रूप में हमारे पास है। संपूर्ण सामान्य आकांक्षा, महत्वाकांक्षा संबंधी संपूर्ण वस्तुओं का यदि कोई चीज होगा तो उसका क्या होगा? संग्रह होगा कि उपयोगिता होगा? पूछा। इन वस्तुओं का ना तो संग्रह हो ही नहीं सकता, इसका उपयोग ही करना है। जैसा अनाज पैदा करते हैं, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 10 वर्ष रखोगे, बाद में उपयोग नहीं करोगे तो सड़ के खा देना होगा। ठीक है, उसी प्रकार से कोई भी यंत्र उपकरण है, उसका उपयोग नहीं करोगे, अपने आप से जंग पकड़ के समाप्त देना होगा। इस विधि से जो कुछ भी हम उपयोग माने यंत्रों को तैयार करते हैं उपकरणों को तैयार करते हैं और वस्तुओं को तैयार करते हैं, जो मनुष्य के आहार, आवास, अलंकार संबंधी वस्तुओं को, ये सब का सब उपयोग के लिए उन्मुख रहते हैं। इसको संग्रह किया भी नहीं जा सकता। किया जा सकता है तभी भी सीमित रूप में ही किया जा सकता, असीमित रूप में किया ही नहीं जा सकता। और जितना ज्यादा हम संग्रह करने जाते हैं उतने ही ज्यादा कष्टदायक हो जाएगी। इसीलिए इसका उपयोगिता भावी हो जाता है। उपयोगिता के अनंतर सदुपयोगिता और प्रयोजनशीलता के लिए सारे वस्तुओं को नियोजित किया जा सकता है। एक बहुत खूबी की बात मैंने यह देखा है, किसी भी वस्तु को उत्पादन करते समय में मन का होना जरूरी है। मन के बाद तन का होना जरूरी है। मन और तन का संयोग से ही सारे वस्तुओं का उत्पादन होता है। और मन और तन का संयोग के बिना कोई वस्तु को हम उत्पादन कर दें, ऐसा कुछ होता नहीं। कोई आदमी ये पूछे हमसे, भाई हम कंप्यूटर से कराते हैं, बुद्धिहीनता की प्रश्न है ये। तो सर्वप्रथम मनुष्य कंप्यूटर को सिखाया, तब वो कंप्यूटर कुछ किया। मनुष्य के बिना क्या कराओगे? मनुष्य रहेगा, तन भी रहेगा, मन भी रहेगा, तभी किसी को सिखाने वाली बात आती है। तो इस ढंग से हम शायद है साफ साफ एक अवधारणा को स्वीकार सकते हैं। हम वस्तु का मतलब है, धन का मतलब है वस्तु, वस्तु का मतलब है सामान्य आकांक्षा, महत्वाकांक्षा संबंधी वस्तुएं। इस ढंग से हम निश्चय कर सकते हैं। ये निर्णय करने से फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ, मानव जाति का मन उत्पादन के ओर लगने के लिए शुरुआत होता है। अभी इतना दिन तक अर्थशास्त्र का जो डंका बजा करके हम मानव जाति की, कम से कम पढ़ा हुआ मानव जाति की उत्पादन प्रवृत्ति को निरर्थक या बिल्कुल उन्मूलन किए ही रखते हैं, वो बर्बाद किए ही रहते हैं। यदि बर्बाद नहीं करते हैं, उसके बाद और कोई स्पेशलाइजेशन वगैरह की बात करते हैं, उसमें उत्पादन कार्य प्रवृत्ति बर्बाद होते ही है। बर्बाद होने के पश्चात वो एक अच्छे आदमी बन गया। अच्छे आदमी बनने के पश्चात उत्पादन के बिना उनको सब कुछ चाहिए, सबसे ज्यादा उन्हीं को चाहिए। अब क्या करोगे? इस ढंग से उत्पादनहीन प्रवृत्ति प्लस उसकी संपूर्ण वस्तुओं को ज्यादा से ज्यादा पाने की इच्छा, ये दोनों मिलकर के संसार के साथ द्रोह, विद्रोह, शोषण होना भावी हो जाता है। इस ढंग से आदमी फंसा है। इससे मुक्ति पाना चाहिए। मेरे अनुसार मैं मुक्ति पाया हूं। हमको किसी को शोषण करने की जरूरत नहीं है, ना द्रोह करने की जरूरत नहीं, ना विद्रोह करने की जरूरत नहीं। परिश्रम से हम स्वयं अपने आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर सकते हैं। मैं तो करता ही हूं। इसी ढंग से आप भी कर सकते हैं, दूसरा भी कर सकता है, सब कर सकते हैं। तो आवश्यकता से अधिक उत्पादन, आवश्यकता का जो निर्णय हुई, ये अभी जो आपने एक दस्तावेज बनाया है, उस दस्तावेज में ये बात बताई गई है, परिवार में ही आवश्यकता निश्चित होता है और कहीं ना व्यक्ति में होता है, ना संसार में होता है। केवल एक परिवार में ही आवश्यकता का एक मात्रा
स्थिर रूप में पता लगता है, निश्चित रूप में पता लगता है। उससे अधिक हम उत्पादन कर लिया तो हम समृद्धि का अनुभव करते ही हैं। इसी ढंग से मैंने अनुभव किया है। इस आधार पर मैं सोचता हूं हर एक परिवार अनुभव कर सकता है। इसीलिए आवर्तनशील अर्थव्यवस्था का अध्ययन आवश्यक महसूस हुआ। उसका निश्चित रूप में उसको रचना दी गई और हिंदी भाषा में उसको लिखा गया और हिंदी भाषा में लिख करके उसको हिंदी संसार को देने गए और यही उसका प्रतिक्रिया मिली। हिंदी भाषा तुम्हारा वो जो है ना बहुत कठिन है, इस प्रकार की बात करने लगे और उसको नाकते फानते कूदते अंततोगत्वा भी इस जगह में आ गए हैं, शायद लोक गम्य हो जाए। इसको आप लोग शनै शनै निर्णय करेंगे और यदि लोक गम्य होता है इससे उपकार होगा और इससे कभी भी लोक का, संसार का, आदमी का, एक आदमी का, एक परिवार का, एक संसार का कहीं भी क्षति होने वाला नहीं होगा। तो उपकारी होगा, नहीं तो चुपे रहेगा। ये स्थिति की है ये शास्त्र। तो हमें यदि शोषण युद्ध से मुक्त होना है, द्रोह विद्रोह से बाज आना ही है। द्रोह विद्रोह से बाज आए बिना शोषण और युद्ध रुकने वाला नहीं है कहीं भी। जो राजनीति अपने मन से, जैसा कूटनीति के नाम से सबको अपना लिया है, तो इससे कहीं भी अमन चैन होने वाला नहीं। तो अमन चैन होने के लिए क्या चाहिए? तो हमारा आवर्तनशीलता, अर्थ का आवर्तनशीलता चाहिए। जैसा तनमन धन रूपी अर्थ का हम प्राकृतिक ऐश्वर्य पर नियोजन किया, वो नियोजन से उत्पादित वस्तु हमारा तन के लिए पोषण, संरक्षण, समाज गति का आधार बन गया। तो पुनः हमारा इसी समाज गति, पोषण, संरक्षण के आधार पर हम पुनः वस्तु को निर्मित करने योग्य हो। इस ढंग से यह आवर्तनशील है। मनुष्य अपना शक्तियों को, ताकत को विचार शक्ति के साथ साथ शरीर के द्वारा प्राकृतिक ऐश्वर्य पर श्रम नियोजन करता है। फलस्वरूप वस्तु निर्मित होता है। वस्तु वह जितना चाहिए हमको उससे ज्यादा हम निर्मित कर ही सकते हैं। इस ढंग से हम समृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। हाय हाय से मुक्त होने की बात यहाँ आता है। ये निश्चित है कि एक परिवार यदि करता है, इसमें कोई चीज छूटने वाला क्या है, ये बात है। आपने इसको छोड़ा कैसा जाए, इसका विकल्प क्या है, ऐसा आपने पूछा है। तो इसमें छोड़ने की कोई चीज नहीं आती है। हम पहले से हम तृप्ति चाह रहे हैं, सुखी होना चाह रहे हैं। सबसे खूबी ये है हम तृप्त नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए तृप्ति के लिए जो उपाय खोजते ही हैं। उपाय खोजते खोजते तृप्ति का उपाय आता है तो अपनाते ही हैं। इसमें छोड़ने वाली कोई चीज नहीं हुआ। गलती को सही में बदलने की बात आई, ठीक है। अपराध को न्याय में बदलने वाली बात आई और युद्ध को सहअस्तित्व में बदलने वाली बात आई। द्रोह को सौजन्यता में बदलने वाली बात आई। विद्रोह को मैत्री में बदलने वाली बात आई। हम ये सब को स्वीकारते हैं और ये सबको नकारते हैं। आप भी नकारते हैं। अभी 700 करोड़ आदमी से आप पूछ लीजिए, द्रोह, विद्रोह, शोषण और युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सभी कहेगा नहीं करना चाहिए। वो कैसा ना करते हुए क्या करने पर ये नहीं होगा, वो बात हमको पता थी नहीं। उस सुविधा में पता लगाते हुए अभी अपने को पता लग गया। उसमें से एक आवर्तनशील अर्थव्यवस्था, अर्थ चिंतन, अर्थ विचार, अर्थ कार्य, ठीक है ना, ये मानव कल्याणकारी कार्य है, जिससे हाय हाय वाले अर्थकारी, अर्थव्यवस्थाकारी, अर्थ स्थापनाकारी जो जितने भी प्रक्रियाएं हैं उससे आदमी छूट सकता है। हाय हाय कोई चाहता नहीं। मेरे अनुसार कोई भी आदमी ये इसके लिए तैयार नहीं होता हम हाय हाय करते रहे। हाय हाय करते रहे माने पागल बने रहे, ऐसा कोई नहीं चाहता। पागल भी अपने पागलपन को स्वीकारता नहीं। जैसा पागल स्वस्थ होने के लिए इच्छा रहती है, वैसे ही आदमी में भी जो लाभोन्मादी अर्थव्यवस्था से आवर्तनशील अर्थव्यवस्था की आकांक्षा समाई है। समाई हुई बात को जागृत करने की बात। जैसा एक बीजा में वृक्ष समाई है अंकुर के रूप में, उसको जगाने की बात, ठीक है।
तो हर मनुष्य में शुभाकांक्षा समाई है, उसको जगाने की बात है। वो जगाने के क्रम में आवर्तनशील अर्थव्यवस्था एक अविभाज्य स्वरूप है। उसका स्वरूप यही है, उसका मूल सिद्धांत तो श्रम नियोजन, श्रम विनिमय सिद्धांत। श्रम नियोजन तो पूरा का पूरा प्राकृतिक ऐश्वर्य पर ही होगा, जैसे धरती के साथ ही होगा, हवा के साथ होगा, पानी के साथ होगा, और कहाँ होगा श्रम नियोजन? यही होगा। इसी में से हमारा महत्वाकांक्षा, सामान्य आकांक्षा संबंधी वस्तुओं को निर्मित करना है, निर्मित करते ही है। ये तो बात हम अपना लिए पा लिया है, किंतु इसमें तृप्ति पाना बना नहीं। तृप्ति पाना कब बनता है? हम आवर्तनशील अर्थविधि से चलते हैं, संग्रह सुविधा विधि से चल करके भी नहीं हुआ, और भोग अतिभोग भोग के आधार पर भी नहीं हुआ। ये कुल मिलाकर के मतलब तो ये नहीं होना स्वीकार नहीं है, किसी को भी होना स्वीकार है, नहीं कोई किसी को स्वीकार नहीं है। इसीलिए होना क्या चीज है? आवर्तनशील अर्थव्यवस्था ही होना है, वर्तमान है, प्रकृति सहज है, नियति सहज है, सहअस्तित्व सहज है। इसीलिए आवर्तनशील अर्थव्यवस्था को हमें पूरा अध्ययन करना चाहिए, कर्तलगत करना चाहिए, और अपने जीवन में चरितार्थ करना चाहिए, और अब स्वयं संतुष्ट होना चाहिए, और दूसरे की संतुष्टि के लिए हम स्रोत बनना चाहिए। बाबा, आदमी के बीच विसंगति की दुर्गति को देखकर कार्ल मार्क्स ने एक वाद दिया, साम्यवाद। उस साम्यवाद में पूंजी की उसने अपनी एक अवधारणा दी है, और उसको द्वंद्व के ऊपर उन्होंने आधारित किया है। इसलिए उस वाद को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद ऐसा उसने नाम दिया। उसने ये सपना दिखाया कि मनुष्य के बीच जो दुर्गति का क्रम है आर्थिक विषमताओं के चलते, उसकी निवृत्ति इस साम्यवाद के द्वारा एक राजनीतिक व्यवस्था के अवतरण से संपन्न हो पाएगी। पिछले 70 वर्षों में साम्यवाद को 2/3 संसार ने स्वीकार किया, उसके ऊपर गहरे प्रयोग हुए। उसकी वजह से करोड़ों आदमियों ने बहुत सारी यातनाओं को भी उस स्वर्ग के उतरने के आशा के वशीभूत होकर उसको झेला भी। लेकिन अभी हमने देखा कि साम्यवाद सारी धरती में कम से कम प्रयोगात्मक रूप में तो बहुत बुरी तरह से असफल हो गया। हम लोगों ने और विश्व के इतिहास ने इस बात को साबित कर दिया कि द्वंद्व जो है आदमी के जीवन में सुखी होने का आधार नहीं बनता। ऐसी स्थिति में आपके मुंह से जो हम लोगों ने कई बार सुना, व्यवहारात्मक जनवाद, इसके द्वारा आप मानव के बीच संबंधों को और मानव के बीच खड़ी होने वाली विसंगतियों को, समस्याओं को दूर करके समाधान तक पहुंचाया जा सकता है, ऐसा आपने बार बार कहने की कोशिश की है। इस व्यवहारात्मक जनवाद को जो कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का विकल्प साबित हो सकता है, उसके स्वरूप को जरा स्पष्ट करके समझाइए। बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। यद्यपि जो दस्तावेज अभी अपन तैयार किए हैं, इस मुद्दे पर चर्चा हो चुकी है। जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का परिकल्पना यह है, जो कुछ भी काम चल रहा है खींचातानी से चल रहा है, ये एक दूसरे के बल को परस्परता में प्रयोग करने के आधार पर चल रहा है, ऐसा अवधारणा है उसका। और छोटी सी व्यवहारिक भाषा ये है, आपके साथ मेरा बल प्रयोग होता है, आपका बल प्रयोग मेरे साथ होता है, इसीलिए दोनों का काम चलता है, ऐसा सोचा जाता है। दोनों का विकास होता है या एक का नाश होता है, एक का विकास होता है, ऐसा सोचा जाता है। इसी आधार पर बल जो बलवान होता है वो ही रहने योग्य वस्तु है, बलहीन रहने योग्य वस्तु नहीं है, ऐसा माना जाता है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार। भला तो मैंने जो अस्तित्व में देखा है, अस्तित्व स्वयं में कोई खींचातानी नहीं है, एक दूसरे का बल प्रदर्शन नहीं है, और ये सब बल संपन्नता की बात है। प्रत्येक एक अपने में बल संपन्न होने की स्थिति को मैंने देखा है।
एक परमाणु अंश भी बल संपन्न है, परमाणु भी बल संपन्न है, अणु भी बल संपन्न है, अणुरचित रचना भी बल संपन्न है और परमाणु ही भौतिक क्रियाकलाप के रूप में भी अवतरित है और सही परिवेशों को, सही परिस्थितियों को पा करके। तो सही परिवेश परिस्थिति का मतलब इतने ही है, ब्रह्मांडी परिस्थितियां और स्वयं के वातावरण, जो कुछ भी एक धरती है, एक धरती के इसमें सतह में जो कुछ भी वस्तुएं हैं, ये एक दूसरे के लिए वातावरण हो जाते हैं। इस ढंग से ये सब अनुकूल होने की बात इसी विधि से आई। सभी बल संपन्न है, एक दूसरे के साथ आदान प्रदान के रूप में पूरकता विधि को संपन्न करने योग्य है, फलस्वरूप विकास है। ऐसा मैंने देखा है। तो भौतिकवादियों का नजर में कैसी आई है, एक दूसरे के लिए खींचातानी है, एक दूसरे के ऊपर बल प्रयोग कर रहे हैं। जो बल प्रयोग में जो सफल हो जाता है वो रह जाता है, बल प्रयोग में हार जाता है वो मिट जाता है। ऐसा कुछ सोचते हैं। ये सोचने की बात रही है, अस्तित्व को देखने की बात सर्वथा नहीं रही। कुल मिला के अस्तित्व को समझ करके तो ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद लिखा नहीं जा सकता। और कल्पनाशीलता से यही है, हर व्यक्ति अपने अरमान अहमता को बढ़ाना चाहता है, बुद्धिहीनतावश अथवा अज्ञानतावश अथवा मूर्खतावश। ये कुछ न कुछ तो उसका नाम होगा ही, जो जिसको अच्छा लगता है वही नाम रख ले। तो अंततोगत्वा बुद्धि की ही बात आती है। बुद्धि सटीक प्रयोग ना होने का फल में ही हम ऐसा कुछ सब सोच लेते हैं। हम भर रहेंगे, बाकी सब मिटेगा। हमारा धर्म रहेगा, सभी धर्म नाश होगा। हम भर धरती पर रहेंगे, राज करेंगे, बाकी सब नाश हो जाएंगे। इस प्रकार की हल्ला, दंगा, नारा, ये सब तो हर दिन सुनने को मिलता ही है। ये सब शेक्सपियर की कथा है कुल मिला के। तो इन कथाओं को ऐसे कि शेक्सपियर की कथा को तो बहुत रंग से लिखे हैं, सब आप लोग जानते ही हैं। तो इसमें कोई हम निश्चित दिशा अथवा निश्चित लक्ष्य इन दोनों को नहीं पाएंगे और पाए नहीं है। इसका गवाही यही है, अभी तक तो हम निश्चित लक्ष्य पाए ना निश्चित लक्ष्य पाए। दोनों नहीं पाने के आधार पर ना हम निश्चित कार्यक्रम पा पाते हैं। दिशा और लक्ष्य निश्चित होने के बाद ही निश्चित कार्यक्रम की बारी आती है। ये मैंने सटीक देखा है और इसको हम अध्ययन कराता हूं। जो अध्ययन करना चाहते हैं उनको सटीक अध्ययन कराते हैं। तो ये हमारा हर दिन की रोजमर्रा की काम है। इसमें आपका किसी का हम बहुत बड़ी भारी एहसान कर रहा हूं ऐसा भी बात नहीं है, मैं कोई उपकार कर रहा हूं ऐसा भी बात नहीं है। हमारा ये काम है। जैसा हवा का काम अपना करता ही है, उझेले का काम अपना करता ही है, पानी का काम अपना करता ही है, धरती का काम अपना करता ही है, ऐसे ही मेरा काम करना ही है शायद, और दूसरा कोई कारण नहीं। ये हम अपने में दृढ़ विश्वास मुझ में समाई हुई है। अभी तक मैं जितने दिन, जितना क्षण, जितना कार्य कर पाया, हम इसी अवधारणा और इसी उद्देश्य लेकर के किया हूं। इसमें मुझको समाधान हर मोड़ मुद्दा, कार्य व्यवहार और हमारा उत्पादन और विनिमय, हर जगह में हमको आसानी से समाधान मिलता जाता है। उससे मैं सुखी हूं, मेरा परिवार सुखी है। बात इतनी छोटा सा बात है। तो मेरा ऐसा देखना है, मेरा आंखों में ऐसा दिखता है, हर परिवार सुखी ही होना चाहता है, हर मनुष्य सुखी होना चाहता है, हर मनुष्य समझदार होना ही चाहता है, कोई आदमी मूर्ख होना नहीं चाहता। किसी आदमी को हम पूछें तो मूर्ख हो, वो स्वीकारता ही नहीं। हम तो मूर्ख नहीं भाई, तो मूर्खता शायद है आप ही के पास होगा, ऐसा कह दिया क्या, गालियां देगा। ये तो स्वाभाविक बात है। इसीलिए अस्वीकृत बात किसी को स्वीकृत नहीं है, मुझको भी स्वीकृत नहीं है। मूर्खता, खिंचाता नहीं मुझको स्वीकृत नहीं है, द्वंद्व मुझको स्वीकृत नहीं है, झगड़ा मुझको स्वीकृत नहीं है, द्रोह विद्रोह मुझको स्वीकृत नहीं है। तो कहते हैं भौतिकवादी,
द्रोह विद्रोह के बिना कुछ हो ही नहीं सकता, इसीलिए द्रोह विद्रोह जम के करो कहते। ठीक है, यह बात हुई द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की हसरत। उसके बदले में समाधानात्मक भौतिकवाद इसी नजरिया से लिखा हुआ है। जो कुछ भी अस्तित्व में है बल संपन्नता है, बल संपन्नता का उपयोग है, सदुपयोग है, प्रयोजनशीलता है। यही जागृत जीवन में होने वाली स्वाभाविक खुशबू इतनी है। उसको श्रम नियोजित करते समय में भी सदुपयोग की बात है और वस्तु को उपयोग करते समय में भी सदुपयोग की बात है। दोनों चीज आती है। इसको अपन तालमेल से जोड़कर हम अपने ही विवेक से, अपने विज्ञान से हम समाधान को पा सकते हैं। इसमें मुख्य मुद्दा यही है, तर्क की बात है। ये वाद का मतलब तो विज्ञान सम्मत यदि विवेक हो पाता है, विवेक का मतलब प्रयोजन, प्रयोजन विज्ञान सम्मत हो जाए और विवेक विज्ञान सम्मत हो जाए, विवेक सम्मत हो जाए। ये विवेक सम्मत विज्ञान, विज्ञान सम्मत विवेक। विज्ञान सम्मत विवेक का मतलब यही है वह जो प्रयोजनों को विश्लेषण करने योग्य हो जाए, तर्क। यदि प्रयोजनों को हम विश्लेषण कर नहीं पाते हैं तब तक हमारा तर्क अधूरा है। तो यहां भी हमने एक देखा विज्ञान संसार में, ये कहते हैं हम तर्क संगत भौतिकवाद पहले घोषणा किए हैं और पहले तर्क तो यही आता है, मैं क्या है, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, क्यों हूं और हमारा जो शांति अशांति, सुख और दुख ये कैसे निर्मित होते हैं, इससे हम पीड़ित क्यों होता हूं, खुशी क्यों होता हूं, ये इसका उत्तर विज्ञान से निकलता नहीं। और आज भी हम सोच ले, कल भी सोच ले। इसके लिए प्रयोग क्या किया भाई, एक ऐसा बनाया विरल वस्तु, उसको यदि नाक से सुंघाया जाए आदमी हंसने लगता है। यह भी देखा गया, किंतु आदमी हंसता नहीं है, वो विरल वस्तु भीतर जाने से बुद्धि भ्रमित होता है, हंसने लगता है। ऐसे दूसरे विरल वस्तु बनाया, उसको सुंघाया, रोने लगता है। तीसरे प्रकार की विरल वस्तु बनाया, सुंघाया, बेहोश हो जाता है। ये सब हमारा आंखों से देखी हुई बात है। यदि इसको हम यदि गवाही मानते हैं, गवाही मानने की बात अपने ही विचार की बात है, हमारे इच्छा की बात है। यदि इन चीजों को यदि गवाही मानते हैं, इससे हमको ये समझ में आता है मनुष्य ये तरल विरल वस्तु की संयोग से जो होता है वो मनुष्य नहीं है। स्वयं इस तरल विरल वस्तुओं को मूल्यांकित जो करता है वो मनुष्य है। मुख्य बात ये है, वो मूल्यांकित करने वाले मनुष्य को ओझिल कर इससे पीड़ित होने वाले मनुष्य को हम मनुष्य माने, हमारा बुद्धि को क्या कहा जाए। आप ही लोग नामकरण करेंगे, आप ही लोगों के लिए शोभा देता है। तो इस ढंग से लबराई से भरी हुई कथा है। ये किससे भरी हुई है? लबराई से। ये पक्का है। हम झूठ से कोई चीज शुरू करके सच्चाई को पा जाएंगे, ये कैसा हो सकता है? ये होना ही नहीं, इसीलिए नहीं हुआ। मेरा सोचना भी यही है। इतना तक प्रयास के बाद भी इतने लोग, इतना पैसा, इतना धन, इतना समय सब लगाने के बाद भी कोई सार निकला नहीं। ना सार नहीं निकलने से क्या, वाक्य में द्वंद्व है कि समाधान है परिशीलन के, समाधान है अस्तित्व में। अस्तित्व में नियति जो है, नियति क्रम है। नियति क्रम का मतलब है समाधान के ओर गतियां। नियति का मतलब भी है समाधान। समाधान नियति सहज है, इस बात को समझाने के लिए समाधानात्मक भौतिकवाद में प्रयत्न किया है। इसी के आधार पर व्यवहारात्मक जनवाद की बात है। मनुष्य जो इतना सुखी होना चाहते हैं, उसको हमने अच्छी तरह से परिशीलन की है। समाधान बराबर सुख, समस्या बराबर दुख। हर व्यक्ति अनुभव करके देखिए, जहां है वहीं देखिए, तो यही निकलेगा। मनुष्य सुखी होना चाहता है, इसीलिए समाधान चाहिए। समाधान कैसा होगा भाई? व्यवहार से होगा। व्यवहारात्मक जनवाद। व्यवहार में हम समाधानित होना है।
व्यवहार में समाधानित होने के लिए क्या गवाही दिया, क्या मेरा अनुभव को मैंने सत्यापित किया? ये सत्यापित किया हम संबंध मूल्यांकनों को मूल्यांकन कर उभय तृप्ति पाते हैं, समाधानित होते हैं। यदि हम संबंधों को पहचानते नहीं हैं तभी भी समस्या से ग्रसित रहते हैं। मूल्यों को निर्वाह करते नहीं हैं संबंधों के अनुरूप तभी भी हम समस्या से ग्रसित रहते हैं। और मूल्यांकन करने के पश्चात उभय तृप्ति नहीं होता है तभी भी हम समस्या से ग्रसित रहते हैं। चारों स्थितियों में हम समस्या से ग्रसित हो जाते हैं। ये चारों होने से एक समाधान होता है। ये यदि एक दूसरे की ना जुड़ने के आधार पर एक समाधान के बदले में 4 समस्या आ गए। इस ढंग से आदमी समस्या से लदते गया है, लदते लदते कहीं भी लदबद हो गया है, पता ही नहीं है आदमी कहाँ है, समस्या इधर दिखता है, ऐसा हो गया। वो इसका गवाही है राजनैतिक समस्याएं अंतविहीन हो गई है, आर्थिक समस्याएं अंतविहीन हो गई है, सांस्कृतिक समस्याएं अंतविहीन हो गई है, शैक्षणिक समस्या भी अंतविहीन हो गई है। ये ध्यान देने की बात है। ये चारों चीजें जब अंतविहीन समस्याओं को लद करके और गाड़ी में भर भर करके आदमी को ढक देता है, वो हर आदमी हर पीढ़ी समस्या के अंदर के दब के करता रहता है। उसी में आयु के अनुसार भड़बड़ाता है, तड़पड़ाता है, अंततः हरिहर हो जाता है। बात इतनी है। हरिहर का मतलब और कुछ नहीं है, स्थिति और गति से ही मतलब है, और कोई इससे मतलब भी नहीं। ठीक हो गया। इस ढंग से व्यवहारात्मक जनवाद एक ऐसा प्रतिपादन है, व्यवहार से मनुष्य समाधानित होता है। व्यवहार से होने की व्यवहार जो है ना, हम 2 स्थिति में ही करते हैं। एक नैसर्गिक संबंधों में व्यवहार करते हैं और एक मानव संबंधों में व्यवहार करते हैं। नैसर्गिक संबंधों में कितने भी हम व्यवहार करेंगे, नियम नियंत्रण संतुलन के अर्थ में हम जितने भी काम करते हैं उसमें हम समाधानित हो जाते हैं। नहीं तो समस्या से ग्रसित होते हैं, जैसा अभी ग्रसित हो चुके हैं। तो हम बिना सूझबूझ के हम कुछ भी प्रौद्योगिकी कर्म किया, धरती का पेट फाड़ा, फलस्वरूप हम अभी कष्टग्रस्त ही हैं और उन कष्टों का संख्या सब गिना चुके हैं। अब ये सब समस्या नहीं तो क्या चीज है, ये समाधान है। इन समस्याओं की चलते मानव जाति इस धरती पर रहेगा नहीं रहेगा, यह प्रश्न चिन्ह तो बन ही चुकी है। वो चाहे आप हम माने चाहे ना माने, थोड़ा देर के लिए प्रश्न चिन्ह तो स्थापित हो चुकी है। और इसीलिए मेरा देखने के अनुसार आदमी मैंने अस्तित्व को देखने के अनुसार वो हर मानव समाधानित हो सकता है, हर स्थिति में हो सकता है, हर गति में हो सकता है। यही जो व्यवहारात्मक जनवाद में प्रतिपादन की बात है, उसका मुख्य बिंदु सार बिंदु यही है, समाधान मैंने संबंध मूल्यांकन उभय तृप्ति। इसी के चलते हर सर्वतोमुखी समाधान हमें मिलती है। अतः सर्वतोमुखी समाधान का मतलब आर्थिक विधा में मिलता है आवर्तनशील विधि से, सांस्कृतिक विधि से मिलता है मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान से, मानव संचेतना से अर्थात संज्ञानशीलता से। हम अभी संवेदनशीलता के चलते हम कुछ भी वांग्मय बनाए हैं, इसी के अंदर सब है, चाहे आदर्शवादी हो चाहे भौतिकवादी हो, कुल मिलाकर के इतने में कहीं से भी टटोल के देख लो आपको यही मिलेगा। इतने के अंदर संवेदनशीलता के अंदर यदि व्यवस्था होना था, वो जीव संसार से जब बढ़कर मानव संसार की जरूरत नहीं रहा, क्योंकि संवेदनशीलता का सकल खटकर्म वो जीवावस्था में पूरा हो गई। मनुष्य की विशेषता मौलिकता इतनी ही है, ज्ञानावस्था की इकाई है। वह ज्ञान संज्ञानशीलता से ही अपने को प्रमाणित कर पाता है। प्रमाणित करने का मतलब समाधानित हो पाना। समाधानित होने का मतलब क्या है? सुखी होना, समृद्ध होना और वर्तमान में विश्वास होना, व्यवस्था में जीना और सहअस्तित्व को प्रमाणित करना। इस ढंग से व्यवहारात्मक जनवाद सर्वतोमुखी समाधान के अर्थ में प्रतिपादन किया। ये छोटा सा सार बात आपको बताने की इच्छा हुई, ये प्रस्तुत किया। बाबा, आज
आदमी के लिए आदमी के बारे में सोचने की कोई निश्चित दिशा नहीं है। फ्रायड नाम का एक आदमी हुआ, उसने आदमी की तमाम गतिविधियों को, इच्छाओं को एक बिंदु पर केंद्रीभूत कर दिया और वो है काम, सेक्स। उसने कहा कि एक बच्चा अपने माँ का स्तन भी पीता है तो उसमें सेक्स है, उसमें काम है। वो विचारधारा, एक कहना चाहिए कि अधूरी और विकृत विचारधारा दुनिया में इस तरह से हावी रही कि आज पत्र में, पत्रिका में, साहित्य में तमाम तथाकथित बुद्धिजीवियों ने अघोषित रूप से और घोषित रूप से भी इसको स्वीकार ही कर लिया है। लेकिन हम देखते हैं कि उससे सारी दुनिया में आदमी के बाबत एक स्पष्ट और समाधानकारी चिंतन की दिशा या चिंतन का एक समाधानकारी परिणाम हमको नहीं मिला। आपके मुंह से बार बार हमने जीवन के बाबत एक शब्द सुना है कि मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान, काम मनोविज्ञान, जिसको कि उनके परवर्ती और उनके साथ के लोगों ने भी इनकार किया, बड़ा विवादास्पद रहा, लेकिन चल तो गया ही है। तो ऐसा जो फ्रायड का काम मनोविज्ञान है, उसके बदले में इस मध्यस्थ दर्शन की रोशनी में आप जो मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान की बात कहते हैं, वो किस तरह से उसको रिप्लेस करेगा, उसकी जगह पर एक दूसरी अवधारणा मानव जाति को सोचने के लिए, जीने के लिए प्रदान करेगा, जिससे आदमी सुख शांति को प्राप्त करे और एक इस मामले में, अपने मामले में, मानव के मामले में एक सही दिशा को पा सके। हाँ, ये आपने ऐसा प्रश्न प्रस्तुत किया है, ये यथार्थ में हर मनुष्य की उपयोगी है, ये मेरे अनुसार। तो ये तो इस दस्तावेज में ये बात को स्पष्ट की गई है, हर मानव जीवन और शरीर का संयुक्त रूप में है, इस बात को स्पष्ट किया। जीवन का मूल रूप भी एक परमाणु है। उस जीवन परमाणु का विशेषता यही है, वह गठनपूर्ण परमाणु है। और परमाणु ही चैतन्य प्रकृति में जब संक्रमित होता है या चैतन्य प्रकृति के रूप में प्रकृति जब अपने को वैभवित हो पाता है, उसका नाम है जो चैतन्य प्रकृति, गठनपूर्ण परमाणु। जो गठनपूर्ण परमाणु में विशेषता यही है, भार बंधन अणुबंधन से मुक्त रहना उनका वैभव है। जीवन किसी अणुबंधन में आकर अनेक जीवन मिलकर के कोई अणु बनाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगी। अनेक जीवन मिलकर के एक जीवन रचना करेंगे, तो ऐसा भी नहीं होगी। तो जीवन, प्रत्येक जीवन भार मुक्त, अणुबंधन मुक्त रहता है। यह सहअस्तित्व विधि से जो समृद्ध मेधस संपन्न एक शरीर को चलाने में योग्य हो जाता है। ये दोनों नियति क्रम में आने वाली विधियां हैं। जीवन भी नियति विधि से आता है, अर्थात नियति का मतलब तो निश्चित रूप में अस्तित्व सहज उपलब्धियां हैं या घाट है। तो जैसा पदार्थ अवस्था एक घाट है, ये तो सदा सदा रहेगा ही। उसके बाद प्राणावस्था एक घाट है, तो प्राणावस्था कुछ होने के बाद ही प्राणावस्था की बात होता है। प्राणावस्था से जीवावस्था और तीसरा घाट है। चौथा घाट में मनुष्य है। मनुष्य में और जीवों में, अधिकांश जीवों में जीवन और शरीर का संयुक्त रूप में होना होता है। इसको भले प्रकार से देखा गया है, इसको अध्ययन किया जा सकता है। इसका अध्ययन के माने केंद्र बिंदु यही है, जीवित रहना, निर्जीवित होना, जीवन संपन्न रहना, जीवन रहित रहना, ये स्पष्ट होता है। इसमें जीवन संपन्न रहने का जो प्रमाण है, ज्ञानेंद्रियों का व्यापार से समझ में आता है। ज्ञानेंद्रियों का कार्यकलाप जब नहीं हो पाता है, नहीं तो मूर्छित रहते हैं जीवन, या शरीर मूर्छित रहता है और जीवन शरीर के द्वारा प्रकाशित नहीं हो पाता है, प्रमाणित नहीं हो पाता है, शरीर में ऐसे ही व्यवधान पैदा हो जाता है। या मृतक कहते हैं, मर गया। मरने का मतलब
शरीर को जीवन छोड़ दिया रहता है। शरीर से जब जीवन अलग हो जाता है उस समय में मृतक हो गया ऐसा घोषणा किया जाता है, नाम है। हुआ क्या रहता है, जीवन शरीर को छोड़ दिया रहता है। ऐसा शरीर को हम मनुष्य नहीं कहते, फिर नहीं कहते हैं। तो जीवन शरीर को चलाते हुए स्थिति में ही हम मानव कहते हैं। ये भी एक सोच के समझ के रहने की बात है। ऐसे जो हर मानव अपने में एक विचारशील व्यक्ति है, विचारशील इकाई है। जीवों में क्या है भाई, विचारणा का कोई स्थान नहीं है, वंशानुसंहिता का स्थान है। जीवों का विचार वंशानुसंहिता तक ही अंतिम गोल है। वंशानुसंहिता के रूप में जितना विचार कर पाते हैं उतने से ही जो वंश के अनुरूप सारा कार्य व्यवहार करते हैं उससे वो व्यवस्था में जीना प्रमाणित हो जाता है। मनुष्य में क्या व्याधा आ गई, मनुष्य तो वंशानुसंगी विधि से जीना चाहता है किंतु कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता उससे अधिक दूर दूर तक पहुंचा ही रहता है। ये व्याधा आ गए, ये परेशानी आ गई। जब वंशानुसंहिता के अर्थात शरीर के सीमा में यदि हमारा विचार सीमित नहीं हुआ उस स्थिति में हम दूर दूर तक फैलते ही हैं। आप भी फैलते हो, मैं भी फैलता हूं। इस व्याधा के कारण से हम जो वो शरीर सीमा में हमारा कार्य करना बनाना है या शरीर सीमा में जीवन सीमित रहना बनाना है, या तीसरा विधि से शरीर सीमा में विचार कर हम कहीं तृप्त होना बनाना है, समाधानित होना बनाना है। ये इतने चीज ना होने का गवाही क्या है, हम ना तो सामाजिक हो पाए, अखंड सामाजिक होना बनाना ही, सार्वभौम व्यवस्था को पाना भी बनाना है, दोनों चीज। और जबकि दूब का व्यवस्था सार्वभौम है, कुत्ते की व्यवस्था सार्वभौम है, गधे की व्यवस्था सार्वभौम है, घोड़े की व्यवस्था सार्वभौम है, हाथी की व्यवस्था सार्वभौम है, मनुष्य कौन सा अभागा है जो सार्वभौम व्यवस्था ही ना बने? इसका उत्तर कौन बाप देगा, कौन पूत देगा, कहां से देगा? भौतिकवाद देगा, आदर्शवाद देगा, क्या देगा? ये सोचने की बात है। इसमें लगता है चाबुके इन तथ्यों पर जब ध्यानाकर्षण होता है लगता है वाकई में ये जैसा कि गला घोट दिया, किंतु बात ऐसी नहीं है। विचारशीलता हमारा स्वत्व है, आप हम चुप रह नहीं सकते, आप हमारा अधिकार की चीज नहीं है। कहीं विचार को हम चुप नहीं करा सकते, यदि करा सकते हैं तो कहाँ होता है? समाधि में होता है। मैं स्वयं देखा हूं, समाधि में होने के बाद उस आदमी का कोई उपयोग नहीं है। जब विचार नहीं तो उपयोग कहां से होगा? ऐसा हो जाती है। तो अस्तित्व में गधा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, मने धूप है ना, घास, भूस और लोहा, कंकड़, पत्थर और मणि, माणिक, सबका उपयोग है, एक दूसरे के पूरक। मनुष्य होकर के पूरक ना हो, ये कैसा होगा? ये सोच को यदि अपन मूल्यांकन करेंगे तो ये प्रकृति विरोधी हो गए। चुप होना माने प्रकृति विरोधी हो गए, नियति विरोधी हो गई, विकास विरोधी हो गई और जागृति विरोधी हो गई। चारों विधा से विरोध हो गया। और विरोध में समस्या पैदा होगा कि समाधान पैदा होगा? विरोध में सतत एक समस्या ही पैदा होगा। यही हुआ क्या उसका दृष्ट फल क्या हुआ? तो हमारे देश में जितने भी लोग इसमें समाधि के लिए प्रयत्न किया, पुरुष जाति ने किया, महिला भी किए हैं, इतिहासों में लिखा हुआ है किसी किसी का नाम, किंतु जितना संख्या में पुरुष जाति ने प्रयत्न किया उतना संख्या में महिला जाति ने नहीं किया। ये भी आकलित होता है। तो इन सारे प्रयोग मैंने समाधि का गवाही देने की बारी जब आई, कुछ लोगों ने गोलमोल विधि से समाधि की गवाही दी भी है, किंतु मैं समाधि पा गया हूं
समाधि का यही फलन है, मैं इसका प्रमाण हूं, ऐसा बोलना बना नहीं। ठीक हो गए। अब उसके बाद अवतारी पुरुष आ गए, अवतार वाले बात आ गए। अवतार में मनुष्य जी की जो जितने भी दस्तावेज है, मनुष्य की अंतिम कल्पनाओं को प्रस्तुत करने की कोशिश की, शुभ के लिए किया है, किंतु शुभ घटना हुआ नहीं। मतलब शुभ घटना का मतलब तो समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व ये प्रमाणित नहीं हुई। अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था प्रमाणित नहीं हुई। हर मनुष्य समझदार हो गए, इस बात का सत्यापन भी हर मनुष्य करने योग्य हुआ भी नहीं। परंपरा में समझदार हो गए बिना ये बात सुख, शांति, संतोष होने वाली बात भी नहीं आती है। ये चीज को हम ध्यान में रख करके हम असफलता की बात कह रहे हैं। और इसके विपरीत जो भौतिकवाद के अनुसार जिसको अमन चयन के बारे में बात कहा, तो संग्रह सुविधा को, उससे तो बात बना नहीं, वो भी हम असफलता की कगार में आ गए। अब तो असफलता को गिनाने की तो और कोई जरूरत भी नहीं है। सफलता का जो बात आती है वो मानव संचेतना से ही आती है। सफलता की बात, उसका सफलता का जो स्रोत है मानव संचेतना में ही रखी है। मानव संचेतना कहाँ रहता है? जीवन में रहता है, शरीर में नहीं रहता है। तो आपने जैसे बुद्धिमान मेधावी व्यक्ति की नाम दिया, फ्रेड नाम की व्यक्ति को, उनको जीवन से लेन देन है ही नहीं। उनको कब लेन देन रहा भाई? उनके व्याख्या में कहीं भी जीवन से लेना ही नहीं है। काम वासना से पीड़ित होने ही जीवन मानता है वो। यदि यही सच्चाई, वो पहले से कुत्ता बिल्ली में हो चुकी, मनुष्य की कौन सा जरूरत पड़ी थी? नीति में इससे भिन्न प्रकार की, जीव कोटि से भिन्न प्रकार की वस्तु को बनाने की क्या जरूरत थी? ऐसा पूछा जाए तो इसका कोई लक्ष्य भी भिन्न है। ये एक तर्क, सामान्य तर्क निकलती है। वो भिन्नता क्या है पूछा तो उसमें ये निकल गया सुखी होना। ठीक है, सुखी होने के लिए समाधानित होना, सीधा बात। समाधानित हुए बिना सुखी होना, ये 700 करोड़ आदमी एक भी आदमी प्रमाणित नहीं करेगा। समाधान के साथ ही समृद्धि होगी। समाधान को छोड़ करके हम समृद्ध हो जाएं, ये होगा नहीं। समाधान के बाद विपन्नता रहेगी, ये भी नहीं होगा। सर्वतोमुखी समाधान के बाद विपन्नता बनी रहेगी, ये भी नहीं होगा। समाधान के बिना हम समृद्ध हो जाएंगे, ये उचकने अलावा कुछ नहीं। जितना उचकेगा उतना ही गिरेगा। ये तो पता ही है, आपको पता है, हमको पता है, दोनों को पता है। इसीलिए इस पर अपने को विचार करने की जरूरत है। इस पर विचार करने पर हमें जो समझ में आई, मानव संचेतना का संपूर्णता जो होता है, यह व्याख्यायित हुआ है, मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान में व्याख्यायित किया है, संज्ञानशीलता, संवेदनशीलता। संज्ञानशीलता में दो चीज होती है, जानना, मानना। संवेदनशीलता में दो चीज होता है जीवन में, पहचानना, निर्वाह करना। तो संवेदनशीलता का जितने भी प्रयत्न हैं, प्रवर्तन है, वो इंद्रिय मूलक विधि से होता है, जिसको इसी दस्तावेज में आपको काफी अच्छे ढंग से स्पष्ट करने की कोशिश की है। इंद्रिय संवेदना के मूलक जितने भी हम प्रवर्तन हैं, वो सबका सब क्या होगा? संवेदना मूलक ही हुआ, संवेदनशीलता मूलक ही हुआ। वो इंद्रिय संवेदना के आधार पर जितने भी हम निर्णय करते हैं, वो सामयिक ही होगा। जैसा हमको खाना खाना बहुत अच्छा लगता है तो खाते ही रहे, ऐसा होगा ही नहीं। सोते ही रहे, सोना अच्छा लगता है, सोते ही रहे, ऐसा भी ठीक हो नहीं सकती। ठीक है, या हम ऐसा करें, हम जो सदा हम सुनते ही रहें, ये भी नहीं होगा। सदा कोई चीज को सूंघते रहें, ये भी नहीं होगा। तो कहने की मतलब, कोई इंद्रिय व्यापार में ऐसा, पांचों ज्ञानेंद्रियों में ऐसा कोई क्रिया नहीं है जिसको हम सतत एक साथ ले जाएं। उसमें बारंबार बदलाव आवश्यक है।
बदले बिना कोई आदमी निरंतर किसी भी इंद्रिय व्यापार में लिप्त नहीं हो सकता। ये कहीं के लिए रख दिया भाई, ये कहीं के लिए आ गए झंझट, ये दीवार कहीं के लिए आ गया, ऐसा पूछा जाए कि मानव को संज्ञानशीलता की ओर प्रवर्तित होना है, इसीलिए व्यवस्था है। ये कितना शुभद है। इसमें यदि निरंतरता होता तो आदमी की क्या जरूरत है? ठीक है, इसीलिए शुभद है ये। तो इसकी भंगुरता मानव जागृत होने के लिए घंटी है, मानव जागृत होने के लिए ये चेतावनी है, मानव जागृत होने के लिए ये प्रेरणा है, मानव जागृत होने के लिए ये दिशा है, मानव प्रेरित होने के लिए ये आशावादिता है। इतना चीज इसमें से उद्गमित हो मेरे लिए। भला या आपके लिए कब उद्गमित होगा, कब आप इसका सत्यापन करेंगे, आप ही सोचेंगे। इसका दायित्व आप ही की है। मेरे लिए ये सब आ गए, ये सब आ गया तो हम रोमांचित होना स्वाभाविक रहा। स्वाभाविक है भाई, ये अपने आप में कितना व्यवस्थित बात है। थोड़ा सा विचारशील होने से आदमी तो ये आगे विचार किया ही जा सकता है। ऐसा बना, उसके आधार पर ही हमने ये जो कुछ भी प्रयोग किया, जो कुछ भी किया, उसके बाद ये स्पष्ट हो गई कि संवेदनशीलता भंगुरशील है। तो हम निरंतर सुख चाहते हैं। संवेदनाओं के योग संयोग में हम सुख को भासते भी है, इसमें दो राय नहीं है। सुख भासता है, सुख की आभास प्रतीति अनुभूति होना है, वो होता नहीं है। हम सुख की अनुभूति के लिए तरसे पड़े हैं। हमारा प्यास जो है सुख की अनुभूति है। सुख अनुभव के बिना होता नहीं, अनुभव निरंतर होता ही है। अनुभव कहीं भी भंगुर होता नहीं है। इस आधार पर सुख की निरंतरता के लिए ये आवश्यक था। ये संवेदनाओं में भंगुरता की आवश्यकता सहज रहा। सहज विधि से ये व्यवस्था नियति विधि से प्रदत्त है। इस आधार पर हम इसका मूल्यांकन कर पाए। उसके बाद संज्ञानशीलता का मतलब निकल गए जीवन की सभी क्रियाकलाप अनुभव मूलक विधि से अनुप्रामाणित होना। मानव संचेतना यही जागृत संचेतना है, यही समाधानित संचेतना है, यही प्रामाणिक संचेतना है, जिसको मैंने स्वयं अनुभव किया है। मैं स्वयं आपको अध्ययन कराता हूं। कुल मिला के इतने ही। ये अध्ययन मूलक विधि से ही आएगी, पठन से नहीं आएगी। आप ये चित्र देख लिया, वीडियो देख लिया, आपको बोध हो जाएगा, इतना आसान नहीं है। किंतु ये भाषाभास प्रतीति होने के बाद ये इस प्रकार की चित्रण को बारंबार देखने से बोध के लिए सहायक होगा। मेरा सोचना ऐसा है। इस विधि से, इस दस्तावेज का सार्थकता को मैं ऐसा मूल्यांकित करता हूं। तो संज्ञानशीलता में मुख्य मुद्दा 3 है। तो अस्तित्व समझ में आ गया, मानव संचेतना का निरंतरता का आधार बन गए। जीवन समझ में आ गया, मानव संचेतना की निरंतरता बन गए। मानवतापूर्ण आचरण समझ में आ गया तो परंपरा बन गए, परंपरा की निरंतरता बन गई। परंपरा के लिए मानवीय व्यवहार को, मानवीयतापूर्ण आचरण को समझे बिना मानव परंपरा होने वाला नहीं है। ये तो बात सच्चाई है। मानवीय आचरण ही एक ऐसा वस्तु है जो कि सर्वदेश काल में वो एक सा ही है। जैसा मानवतापूर्ण आचरण के बारे में इसमें कहा भी गई है, इसी दस्तावेज में, कि मूल्य चरित्र नैतिकता का संयुक्त स्वरूप आचरण है, मानवतापूर्ण आचरण है। चरित्र को बताया स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार। दुष्चरित्र को क्या बताया? पर धन, पर नारी, पर पीड़ा और का जो कार्य व्यवहार है, इसको दुष्चरित्र बताया। ठीक है। तो
दूसरा नैतिकता को बताया, तन मन धन रूपी अर्थ का सदुपयोग सुरक्षा करना नैतिकता है। और उसी को अनैतिकता को क्या बताया, क्या बात हो सकता है, तो तन मन धन रूपी अर्थ को दुरुपयोग करो और बर्बाद करो, ये ही अनैतिकता है। तो मूल्य के बारे में ये स्पष्ट किया है। संबंध मूल्य मूल्यांकन, संबंधों में मूल्य रहता ही है। वो हर व्यक्ति को हर जैसा संबंध समझ में आता है तुरंत ही मूल्य उदय होता है जीवन में। और जीवन में उदय होने वाले के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं है, और संबंध के लिए ट्रेनिंग है, मूल्यांकन के लिए ट्रेनिंग है। तो वो निर्वाह के लिए भी कुछ हो सकता है, मूल्य के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं होता है। इस आधार पर हम शैक्षणिक विधि से संबंध मूल्य मूल्यांकन उभय तृप्ति की मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। किस आधार पर कि हमारा लक्ष्य स्थिर हो गई। क्या हो गए लक्ष्य, तो हमारा लक्ष्य है सुखी होना, ठीक है ना, जीवन लक्ष्य सुखी होना ही है। मानव लक्ष्य क्या है, समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्वशील होना ही है, सहअस्तित्व पूर्ण होना ही है। इसी लक्ष्य के लिए हम हर जगह में नैतिकता को जोड़ते हैं। नैतिकता इसी अर्थों में सार्थक होता है, नैतिकता इसी अर्थों में प्रयोजित हो पाता है, इसी अर्थ में हम सुखी हो पाते हैं। और मूल्य विधि भी ऐसे ही है। इसी अर्थ में हम मूल्य चरित्र नैतिकता को हम से तृप्त हो पाते हैं, उभय तृप्ति को पाते हैं, सुखी होते हैं। वही चरित्र में भी वही हाल है। दुष्चरित्र में दुखी होते हैं, अनैतिकता में दुखी होते हैं, है ना। और मूल्यों का यदि हम अनादर करते हैं दुखी होते हैं। इस ढंग से मूल्य चरित्र नैतिकता को निर्वाह करना है मानवीय आचरण है। ऐसे आचरण के लिए क्या चीज चाहिए, जरूरत है, अस्तित्व, जीवन और मानवतापूर्ण आचरण की ज्ञान की आवश्यकता। ज्ञान क्या चीज होता है, जानने के बाद मानना बहुत जरूरी है। जानने मानने के बाद ही मनुष्य को उसका तृप्ति बिंदु को तलाशने की बात बनता है। हम जानते ही नहीं है, मानते ही नहीं है, तो हम तृप्ति बिंदु का को तलाशेंगे, बताइए, ठीक है। तो दिल्ली को हम जानते हैं और मानते भी हैं, तब हम यहाँ से दिल्ली तक पहुंचने का कार्यक्रम बनाते हैं। हम जानवे नहीं करते हैं, मानवे नहीं करते हैं, हम कार्यक्रम कब बनाएंगे भाई, कौन बनाता है। तो उसी बात ही चंद्रमा को हम होना मान लिया, मानने के आधार पर जानने के लिए हम तैयारी कर ली, चंद्रमा पर पहुंच भी गए। चंद्रमा पर मनुष्य ने अपने पैर रखे, देखा भी और आया भी, यही सब घटनाएं हुई है। तो हमारे जानने मानने की तृप्ति बिंदु के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो मुख्य रूप में करने की बात यही है। अस्तित्व समझ में आने से सह अस्तित्व समझ में आता है। सह अस्तित्व समझ में आने के फलस्वरूप हमारा जो व्यवहारिक चेतना अपने आप से प्रखर हो जाता है। फलस्वरूप मानवतापूर्ण आचरण आते ही निष्पन्न होता है। मनुष्य की जीवन से ये निष्पन्न होने लगता है, क्योंकि सुख ही मनुष्य का जीवन का अभिलाषा है और उसके आधार पर हो जाता है। ये कुल मिलाकर के मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान में इस बात की पुष्टि की है। मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान में और एक बात का पुष्टि दी है। जीवन में मैंने 120 क्रियाकलापों को हमने देखा है। इन 120 क्रियाकलापों को तो कैसा मन में कितना क्रियाकलाप होता है और वृत्ति में कितना होता है, चित्त में कितना होता है, बुद्धि में कितना होता है, आत्मा में कितना होता है, उसको स्पष्ट करने की कोशिश किया। इससे क्या प्रयोजन? इससे ये प्रयोजन, एक के बाद एक यदि पूरा होता है, माने आत्मा में जो क्रिया होने वाला समझ में मैंने सुनने में आया, वह समझ में आया, वो तृप्ति बिंदु के लिए अनुभव करना बनी जाती है। उसे दूसरों को बोध कराने की अर्हता आती है। तो दूसरों को बोध कराने के बाद ही हमारे संपदा का प्रमाण है। हमारा मूल संपदा समझदारी है। ये समझदारी का प्रमाण दूसरों को हम समझा दें, तभी हम समझदारी का धनी हूं, ये प्रमाण होता है। उसी भांति हमारा यदि
धन का भी माने धनी है, दूसरों को धनी बना दें, तब हम धनी होने का प्रमाण होता है। हम बुद्धिमान हो, दूसरों को बुद्धिमान बनाने में हमारा धन जो है ना प्रमाणित होता है। ठीक हो गई बात। इस ढंग से हम निरोगी हैं, दूसरों को निरोगी बनाने में हमारा धन प्रमाणित हो पाता है। इस ढंग से छोटी बात है ये। इस ढंग से सरलता से हम सामाजिक होने की रीति आती है। वही चीज हम ये सोचने लग जाते हैं स्वास्थ्य के लिए हमारे पास कुंजी है, दूसरों को समझ में आना ही नहीं है, उसको दुरावा छुपावा लुकावा करके हम अकेले उसका स्वामी बने रहेंगे, हम अकेले इसको उपयोग करेंगे, उससे हम संग्रह सुविधा करेंगे। ये सब बातें यदि सोचते हैं, हम पुनः संवेदनशीलता में आ जाते हैं। संवेदनशीलता विधि में आए बिना संग्रह सुविधा अद्रोह विद्रोह की बात आता ही नहीं। इससे मनुष्य कितना पानी में है आपको समझ में आता है कि हम अभी संज्ञानशीलता के पास गए हुए नहीं किए। संवेदनशीलता के पास ना जाने का फल ही है जो गवाहित हुई है, जो कामोन्मादी मनोविज्ञान, भोगोन्मादी समाजशास्त्र और लाभोन्मादी अर्थशास्त्र, ये तीनों चीज गवाहित हो चुकी है, गवाही के रूप में रखी ही है। इन तीनों को मैं समझता हूं धरती में हर व्यक्ति कोई न कोई छोर से संबंधित है ही। तो अब होना क्या चाहिए? अब आवर्तनशील अर्थशास्त्र और व्यवहारवादी समाजशास्त्र, मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान के पक्ष में मनुष्य कहीं न कहीं छोर में किसी न किसी छोर से संबद्ध होने की आवश्यकता है। इन दोनों को रख करके देखा गया, सर्वाधिक लोग ये तीन को सकारात्मक भाग को अपनाना चाहते हैं, जो बाकी उन्माद त्रय को नकारना चाहते हैं। और सब आदमी को हमने पूछे हैं, उसमें से 90 से अधिक लोग इसको चाहते हैं। किसको? तो आवर्तनशील अर्थशास्त्र, व्यवहारवादी समाजशास्त्र और मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान ही चाहते हैं। इस ढंग से मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान का मूल रूप स्पष्ट होती है। वो मूलतः जीवन की क्रिया ही है। जानने के लिए, मानने के लिए, प्रवर्तित होने के लिए, मानना हुआ तो प्रवर्तित हुआ। तो जानने के आधार पर प्रवर्तित होते हैं। पहचानने निर्वाह करने के क्रम में हम अपने आप से न्यायिक हो जाते हैं और नियमित हो जाते हैं, संतुलित हो जाते हैं, नियंत्रित हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं, अमन चैन होते हैं। ये कुल मिलाकर के मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान का प्रयोजन है।